नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब खुश और प्रसन्न होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, अपनी इस समय जो कहानियों की सीरीज चल रही है उसमें जिम कॉर्बेट साहब की एक पुस्तक है द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के आदमखोर बाघ की कहानी चल रही है, जिसमें एक एपिसोड हो चुका है जिसमें जिम कॉर्बेट ने वहाँ की जो यात्रा मार्ग है उसका जिक्र किया है। और यात्रा मार्ग का जिक्र करने का उनका केवल यही मकसद था कि हरिद्वार से किस तरीके से उस समय तकरीबन प्रतिवर्ष 60,000 श्रद्धालु वहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए जाते थे। तो इसके बाद साथ ही साथ उन्होंने उस आदमखोर बाघ के बारे में बताया कि वो आदमखोर क्यों और कैसे बन गया। और उस जिक्र में उन्होंने बताया कि उस समय इन्फ्लुएंजा नामक एक महामारी पूरे देश में फैली थी, जिसमें काफ़ी तबाही हुई थी, तकरीबन 10 लाख से अधिक मौतें हुई थी। तो उस समय गढ़वाल में भी काफ़ी ज़्यादा तबाही और बर्बादी हुई थी। तो जब मौतें ज़्यादा हो रही थी तो चूँकि गढ़वाल के लोग प्रायः हिंदू हैं, तो अपने परिजन को चूँकि जलाने के लिए किसी नदी, तालाब या पोखर के किनारे ले जाना पड़ता था। तो उस समय जब अधिक मौतें हो रही थी तो एक जलता हुआ कोयला उस मृतक के मुंह में डाल दिया जाता था और उसके बाद पहाड़ी से उसको नीचे घाटी में लुढ़का देते थे। तो इस दौरान जो वहाँ मांसाहारी जीव होते थे वो उनका भक्षण करने लगते थे। और होते होते यही हुआ कि उसी दौरान ये आदमखोर प्रकट हुआ। और जब मौतें बंद हो गई, महामारी कंट्रोल में हो गई, तब इस आदमखोर ने आदमियों को मारने का सिलसिला शुरू किया। और इसके बाद वहाँ तकरीबन 8 साल तक उसने काफ़ी तबाही मचाई। तो यहाँ तक मैंने कहानी बताई थी। अब जिम कॉर्बेट साहब जिक्र करते हैं कि उसके आतंक के बारे में, कि किस तरीके से उसका आतंक 8 साल उस 500 वर्ग मील क्षेत्र में फैला रहा। आतंक सब के बारे में बताते हुए जिम कॉर्बेट बताते हैं कि आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए आतंक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल में जब इस शब्द की ज़रूरत होती है तो आज इस्तेमाल करने पर, उस ज़रूरत पर, वो बहुत छोटा, बहुत बौना लगता है। क्योंकि जो लोग उस चीज़ को महसूस किए थे, उस खौफ के साए में जिए थे, आप उनसे पूछिए कि आतंक क्या होता है। उसका जिक्र करते हुए जिम कॉर्बेट ने बताया कि कोई भी सरकार या प्रशासन कर्फ्यू ऐसा क्या लगा सकती थी जिस तरीके से इसने कर्फ्यू लगा दिया था। अब जिम कॉर्बेट बताते हैं कि दिन के उजाले में तो वहाँ सब कुछ सामान्य परिस्थिति में चलता था, हर आदमी अपना काम करता था। खेती बाड़ी करने वाले किसान जो थे अपना खेती बाड़ी का काम करते थे। कोई अपने रिश्तेदार, अपने मित्र के यहाँ अगर जाना चाहता था तो वहाँ जाता था। बच्चे स्कूल जाते थे, महिलाएं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती थी, पशुओं के लिए चारा लाने जाती थी। और तीर्थयात्री जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की पवित्र यात्रा पर जा रहे होते हैं वो भी अपना आराम से निकलते थे। लेकिन जैसे ही शाम होती थी और सूरज पश्चिमी क्षितिज पर पहुंचता था, अचानक वहाँ अफरा तफरी का, आपाधापी का माहौल बन जाता था। वहाँ के लोगों का व्यवहार एकदम बदल जाता था। जो जहाँ रहता था वहाँ से सीधे अपने घरों की तरफ भागता था। अगर कोई तीर्थयात्री भी है, वो भी वहाँ से गुजर रहा है, तो वह भी चाहता था कि कहीं सुरक्षित स्थान पर मैं पहुँच जाऊँ। बच्चे जो विद्यालय गए होते हैं, अगर उनको आने में विलम्ब हो रहा होता है तो उनके परिवार वाले उसको खोजने के लिए निकल पड़ते थे। चरवाहे जो अपने जानवरों को लेकर जंगल में गए होते थे, यदि उनको लौटने में देर हो रही होती थी तो उसके परिवार वाले उसको खोजने चले जाते थे। मतलब हर आदमी यह चाहता था कि अंधेरा होने से पहले वह अपने घरों में कैद हो जाए। और एक अजीब सन्नाटा पूरे क्षेत्र में, उस 500 वर्ग मील क्षेत्र में पसर जाता था। और लोग अपने घरों में पहुंचने के बाद दरवाजे बंद कर लेते थे। और यहाँ तक कि बात भी अगर करते थे किसी पास बैठे हुए व्यक्ति से, तो इतना धीमा और
बात करते थे कि कहीं वह आदमखोर सुनकर वहाँ न आ जाए। दोस्तों, जिम कार्पेट इसका जिक्र करते हुए बताते हैं कि अब मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि किस तरीके का खौफ और किस तरीके का आतंक उसने वहाँ फैलाया था। वो बताते हैं कि एक तकरीबन 14-15 साल का बच्चा था, बिना माँ बाप का और अछूत परिवार का था, और एक आदमी के यहाँ, जिसके यहाँ तकरीबन 40 से 50 बकरियाँ थीं, उसको चराने का वह काम करता था। तो दिन भर तो वो बकरियाँ चराता था, लेकिन शाम को जब वो वापस आता था बकरियों को लेकर, तो उस मालिक का मकान जो है 2 मंजिला था, तो नीचे वाले फ्लोर पर एक कमरे में बकरियाँ रहती थी और उसी कमरे में एक छोटा सा बाड़ा बनाकर, ताकि बकरियाँ रात को सोते समय उस बच्चे को डिस्टर्ब न करें, वो लड़का रहता था और ऊपर उसका मालिक रहता था। तो शाम को उसको भोजन देने के बाद उसका मालिक दरवाज़ा बंद कर देता था, सांकल चढ़ा देता था और उस सांकल में एक मोटी लकड़ी जो उसमें घुसने लायक होती थी वह लगा देता था, ताकि वह खुल न सके, और ये प्रक्रिया निरंतर वो करता था। लेकिन जिस दिन बाघ ने उस बच्चे को मारा, उसका जिक्र करते हुए कार्बेट बताते हैं कि बाघ ने पहले पंजों से उस सांकल को खोलने की कोशिश की, लेकिन जब सांकल नहीं खुल रही थी तो उसने उस लकड़ी के गुटके को निकाला और उसके बाद सांकल खोला और फिर अंदर घुसा। लेकिन जब अंदर घुसा तो वहाँ इतनी जगह नहीं थी कि वह बिना बकरियों को टच किए उस बच्चे तक पहुँच सकता था, क्योंकि वो बच्चा जो बाड़ा बनाकर उस कमरे में अपने आप को सोने के लिए व्यवस्था बनाया था, वो एकदम किनारे पर था। लेकिन वह जाता है, उस बच्चे को उठाकर कमरे से बाहर जाता है। सुबह जब उसका मालिक उठता है और नीचे आता है, देखता है तो न तो बकरियां वहाँ थीं और न ही वो बच्चा था। फिर उसकी खोजबीन शुरू की जाती है, और खोजबीन जब शुरू की जाती है तो बकरियां थोड़ी दूर खेत में एक जगह मिलती हैं और उससे थोड़ा आगे जाने पर उस बच्चे की लाश मिलती है। लेकिन जब बकरियों का निरीक्षण किया गया तो किसी भी बकरी के ऊपर कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं थे। कार्बेट बताते हैं कि जहाँ 40 से 50 बकरियाँ कमरे में हैं और बच्चा किनारे पर है, उस स्थिति में अगर बाघ दरवाज़ा खोला तो या तो वो बकरियों के ऊपर से, उसके ऊपर से पैर रखता हुआ उस बच्चे तक पहुँचा होगा, या तो फिर बकरियाँ खड़ी हो गई होंगी, उसके नीचे से लेट कर वह उस बच्चे तक पहुँचा। तो इस तरीके का खौफ उस बाघ का उस समय था। और दूसरी घटना का जिक्र करते हुए जिम कार्बेट बताते हैं कि गांव में एक प्रधान जी थे, उनकी घरवाली काफ़ी दिनों से बीमार थी और स्थिति यह थी कि वो एकदम मरणासन अवस्था में थी। तो गांव के 2 महिलाएं उनकी सेवा के लिए जो है प्रधान के द्वारा लगाई गई थी, जो उनकी देख रेख कर सके। और वो जिस कमरे में उसको रखा गया था, वो कमरा, उसके सामने एक कमरा था जो कि बाहर की तरफ उसका दरवाज़ा खुलता था, और यह कमरा जो था सामने वाले कमरे के पीछे था। अब बाहर वाला जो कमरा था उसमें और कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं थी। रात में वह महिला जो बीमार थी वह सोई हुई थी, उसके बगल 2 उसकी दासियां जो उसकी सेवा करने के लिए आई थी वो सोई हुई थी, और सामने वाले कमरे में उसका पति सोया हुआ था। और जो बाहर वाला कमरा था, उस कमरे और इस कमरे के बीच में एक 4 फुट ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी, और उस खिड़की में एक पीतल का बर्तन रखा हुआ था जिसमें उस महिला के पीने के लिए पानी रखा गया था। लेकिन रात में बाघ कब आता है और बाहर वाले दरवाजे का सांकल खोलता है और फिर अंदर जाता है, और क्योंकि खिड़की के पास ही उस महिला का पति भी सोया था बाहर वाले कमरे में, उसके पास से पहले वहाँ वो खिड़की के पास जाने की कोशिश करता है कि बिना किसी आवाज़ के वह खिड़की के पास पहुँच जाए, और फिर वह खिड़की के पास पहुँचता भी है। लेकिन बाहर जो उसका पति सोया था उसको वो टच नहीं करता है, और फिर उस रखे बर्तन से
उसको बचाते हुए वो सीधे अंदर प्रवेश करता है। और अंदर भी प्रवेश करने के बाद आप देखिए कि वहाँ 2 महिलाएं और सोई हुई थी, लेकिन उनको भी बाघ नहीं छूता है। उस बीमार महिला को गले से पकड़ता है और गले से पकड़ने के बाद जब वो उसको लेकर निकल रहा होता है उसी खिड़की से जहाँ के बर्तन रखा गया था, तो इस बार निकलने में वह महिला उसमें फंस जाती है खिड़की में और बर्तन गिर जाता है। और जब बर्तन गिरता है आवाज़ होती है तो लोग जग जाते हैं। और जगने के बाद एक लालटेन रखी गई थी, उसकी बत्ती जो है थोड़ी धीमी कर दी गई थी कि तेल की भी बचत होगी। और फिर जब देखते हैं बाघ निकलकर वहाँ से भाग जाता है, और फिर जब देखते हैं तो उस महिला के गर्दन पर उसके दांत गड़े हुए थे, महिला मृत हो चुकी थी। उन महिलाओं में से एक महिला ने बताया, जिम कॉर्बेट बताते हैं कि मैंने जब उससे इस हादसे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि साहब चलिए ठीक है, अच्छा हुआ कि इसने इस बीमार महिला को ही अपना निशाना बनाया, क्योंकि ये तो एकदम मरणासन अवस्था में थी। हम लोगों को नहीं बनाया, नहीं तो फिर और भी समस्याएं हो जाती। और भी घटना का जिक्र करते हुए कॉर्बेट बताते हैं कि इसी तरीके से एक शाम 2 मित्र बैठकर हुक्का पी रहे थे। पहले हुक्का पीने का प्रचलन हुआ करता था, तो दोनों हुक्का पी रहे थे और दरवाज़ा उनका जो था बंद था, लेकिन सांकल नहीं चढ़ी थी। कॉर्बेट बताते हैं कि वह मित्र जब अपने मित्र को वह हुक्का थमा रहा था, तो चूँकि कमरे में अंधेरा था, वो पकड़ने में थोड़ी गलती करता है और हुक्का आग सहित नीचे गिर जाता है। और जब नीचे गिरता है तो उसका मित्र उससे कहता है कि हिफाजत से इस आग को उठा लिया जाए, नहीं तो जो यहाँ कपड़े रखे हैं उसमें आग लग सकती है। और जब वो दूसरा मित्र झुककर उसको उठा रहा होता है आग को, उसी समय वो उसका दूसरा मित्र जो और बैठा था उसने देखा कि दरवाज़ा खुलता है और एक परछाई आती है और उसके मित्र को गर्दन से दबोच कर लेकर बाहर की तरफ निकल जाती है। उसने बताया कि साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतनी तेज़ गति से वह बाघ आया अंदर और मेरे मित्र को इस तरीके से पकड़ा कि मैं उसकी चीख तक नहीं सुन पाया, और मेरे सामने वह लेकर चला गया और मैं देखता रह गया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इस तरीके का खौफ था। और भी कहानियों का जिक्र करते हुए जिम कॉर्बेट बताते हैं कि इसी तरीके से 2 चरवाहे थे गुज्जर, जो अपनी 20 से 25 भैंसों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे। अब उसका जिक्र करते हुए बताते हैं कि हो सकता है कि उनको इसके बारे में जानकारी न रही हो या वो यहाँ के लिए अजनबी रहे। तो एक जगह इन्होंने काफ़ी दिनों से पड़ा एक खेत था जिसमें फसल नहीं उगाई जा रही थी, तो वहाँ इन्होंने अपनी भैंसों को रात्रि विश्राम के लिए रोका और खुद ये लोग अपना खाना पीना बनाने की तैयारी करने लगे। तो उसमें एक जो दोनों भाई थे, उसमें बड़े भाई की एक बेटी थी 12 साल की, तो उसने अपना लकड़ियों का जुगाड़ करके खाना वाना बनाने की तैयारी शुरू की और ये लोग जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाए और खूंटी बनाकर उसमें भैंसों को उसकी रस्सी से फंसा दिए। और इनको पूरा विश्वास था कि अगर इस तरीके के कोई जीव या आदमखोर हमारी तरफ आएगा तो ये भैंसें बचा लेंगे, और होता भी है। जिम कॉर्बेट इसका जिक्र करते हुए बताते हैं कि जब चौगढ़ बाघिन का मैं पीछा कर रहा था तो उस समय भी मैंने एक देखा था कि एक चरवाहा जो था उसके पास 10 से 12 भैंसें थी। जब उस बाघिन ने उस चरवाहे के ऊपर हमला किया तो उन भैंसों ने उसको बचा लिया था। ये भैंसों की प्रवृत्ति होती है। तो इन लोगों को भी यह विश्वास था कि मेरे पास 20 से 25 भैंसें हैं, अगर इस तरीके का कोई हमला होता है तो ये भैंसें हमको बचा लेंगी। रात को खाना पीना होने के बाद ये सब आराम से सोते हैं। भैंसें 10 से 15 गज दूर ये एक जगह इकट्ठा करके उसको बांधे रहते हैं। कॉर्बेट बताते हैं कि सुबह के समय इन्होंने भैंसों को एक डरे हुए आवाज़ में बोलने की आवाज़ सुनी, तो इन दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि शायद कोई मांसाहारी जीव यहाँ इर्द गिर्द है, इसीलिए भैंसें इस तरीके से बोल रही हैं। तो उन्होंने अपनी लालटेन उठाई, दोनों भाई उस तरफ बढ़े जहाँ भैंसें जिस तरफ देखकर आवाज़ निकाल रही थी। तो वहाँ पहुँचने के बाद इनको दिखाई तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो जिस बिस्तर पर वो बच्ची सोई हुई थी
बड़े भाई की बेटी, वो गायब थी और उसका पूरा बिस्तर जो है खून से एकदम सना हुआ था। और फिर जहाँ से खून की लकीर बनी थी उसका पीछा करते हुए वो दोनों नीचे खेत की तरफ जब जाते हैं तो देखते हैं कि उस बच्ची की लाश जो है उस बाघ द्वारा, उस आदमखोर द्वारा आधी खाई जा चुकी। छोटा भाई बड़े भाई के बारे में बताता है कि साहब, मेरा बड़ा भाई बहुत ही अभागा है, इसकी और कोई संतान नहीं है, यही एक बिटिया जो है इसके पास थी। अब इसी की ये शादी करने वाला था और जब ये शादी करता तो फिर इसी से जो बच्चा पैदा होता उसी से इसका वंश चलता, लेकिन आज उस नरभक्षी ने इसको भी समाप्त कर दिया है। इन सब का जिक्र करते हुए कार्बेट बताते हैं कि उस आदमखोर के बारे में ऐसी तमाम कथाएं हैं, उसकी दुर्दांतता की अनेक कथाएं हैं और सबकी अपनी अलग अलग पीड़ाएं हैं। लेकिन जो मैंने बताया वो एक झांकी है और ये झांकी और भी पुष्ट हो जाती है जब आप ये जानेंगे कि हमारे गढ़वाल के लोग कितने अंधविश्वासी हैं। उस आदमखोर बाघ को वो बाघ नहीं मानते थे, वो उसे कोई दैवीय शक्ति मानते थे। और उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि एक रात जब मैं निरीक्षण भवन में रुका हुआ था तो सुबह जब मेरी आंख खुलती है और मैं उठता हूँ और अपना दरवाज़ा जब खोलकर बाहर आता हूँ तो बरामदे में चूँकि बगल से एक रास्ता निकला हुआ था, उस पर काफ़ी धूल मिट्टी रहती है, तो जब वहाँ से आवागमन होता है तो वो सारी धूल मिट्टी उड़कर बरामदे में आती है। तो उस मिट्टी में कार्बेट ने बताया कि मुझे उस बाघ के पगचिन्ह दिखाई दिए और पगचिन्ह जो दिखाई दिए वो ताज़ा थे। तो कार्बेट ने अंदाज़ा लगा लिया कि हो सकता है बाघ मेरे निकलने से पहले यहाँ से निकल लिया हो और वह किसी मानव की तलाश में आया हो। तो इन्होंने उसके पीछे उसके पगचिन्हों पर चलने का फैसला किया कि वो किस तरफ गया है, थोड़ा उसका निरीक्षण किया जाए। इन्होंने अपनी राइफल निकाली, लोड की और इसके बाद उसके पगचिन्हों पर चलते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर आगे तक गए। और जब आगे गए तो वहाँ काफ़ी खड्ड थी, काफ़ी खोहे थी और काफ़ी घनी झाड़ियाँ थी। तो कार्बेट जब उस पर चल रहे होते हैं तो जिम कार्बेट बताते हैं कि उस समय मेरे दिमाग में आ रहा था कि बाघ दिन को जंगल में रहता है, रात को निकलकर मनुष्य की तलाश करता है अपने भोजन के लिए, लेकिन यहाँ काफ़ी झाड़ियाँ हैं, खोहे हैं, तो हो सकता है कि वह यहाँ कहीं बैठा हो और अपने वसूल आस तोड़ दे मेरे लिए। लेकिन काफ़ी ध्यान से उसका निरीक्षण करते हुए जब जिम कार्बेट आगे बढ़ते हैं और जहाँ से वह बाघ झाड़ियों की तरफ मुड़ता है तब वहाँ से कार्बेट 100 गज और आगे जाते हैं तो इनको मिलता है कि एक आदमी जो है अपने खेत में कांटों की बाड़ लगाए हुए था, वही बाड़ों को वो हटा रहा था। तो जिम कार्बेट उसके पास जब पहुंचते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इधर से बाघ को निकलते हुए देखा? तो वो आदमी जो था बड़े रूखे स्वभाव का था, तो उसने उत्तर दिया कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन अभी 2 कुत्ते जो मेरे पालतू हैं जो यहाँ थे वो 2 बार भौंके हैं और उसके थोड़ी देर बाद बार्किंग डियर जंगल की तरफ से उसने आवाज़ की है। तो कार्बेट ने उससे जिक्र किया कि क्या तुम मुझे अपनी एक भेड़ बेच सकते हो? तो वो कांटों को हटाने के बाद बाहर की तरफ आया, एक चट्टान पर बैठ गया और उसने पहले कहा कि आप पहले एक सिगरेट पिलाइए, इसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो कार्बेट ने उसको एक सिगरेट दिया और सिगरेट पीने लगा। तो उसने कहा कि आप भेड़ों का जो खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं उसको लेकर आप करेंगे क्या? तो जिम कार्बेट ने कहा कि यहाँ एक बाघ जो है आदमखोर इस समय अपना आतंक मचाए हुए है, जिसके बारे में तुम जानते होगे, तो मैं उसको फंसाने के लिए तुम्हारी इस भेड़ को खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं उसको मार सकूँ।
तो उसने कहा कि साहब देखिए, आप जिसको आदमखोर समझ रहे हैं, दरअसल में वो आदमखोर है नहीं, कोई बुरी आत्मा है, कोई प्रेत आत्मा है, आप उसको मार नहीं पाएंगे। और फिर उसने बताया कि आप बैठिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इसी से संबंधित। तो कारपेट पे बैठ गए। तो उसने बताया कि साहब देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जब अपने स्थान से चला था तभी आपके बारे में सुना था कि एक साहब आने वाले हैं, वो उस नरभक्षी को मारने वाले हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप उसको मार नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। और उसने बताया कि जहाँ के सब लोग जानते हैं कि मेरे पिताजी अब वो नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं, उनके द्वारा बताई हुई एक घटना है, उसको मैं आपको बता दूं। इसके बाद फिर आपका जो विचार में आए आप वो करना। कारपेट ने उसको अनुमति दे दी। तो उसने आया कि साहब, यहाँ के सब लोग जानते हैं कि मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनके द्वारा बताई घटना है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि उस समय इसी तरीके का माहौल यहाँ चारों तरफ व्याप्त था, आए दिन रोज़ हत्याएं हो रही थी। जब लोग काफ़ी परेशान हो गए और ये चर्चा होने लगी कि इस बाघ को मारा जाए, तमाम शिकारियों को बुलाया गया, हर जगह पिंजरे लगाए गए, उसमें बकरे बांधे गए, लेकिन शिकारी उस पर फायर करते लेकिन वो मरता नहीं। तो साहब, वह भी इसी तरीके की एक छाया, वह भी एक तरीके की बुरी आत्मा थी। और फिर जब सब लोग काफ़ी परेशान हो गए तो जो चारों तरफ के गांव के प्रधान थे, उन लोगों द्वारा एक पंचायत बुलाई गई। और पंचायत बुलाने के बाद यह तय हुआ कि उस बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन साहब, जब वो बाघ था नहीं तो फिर उसको पकड़ा कैसे जाता। और जब ये पंचायत चल रही होती है, उसी समय एक व्यक्ति जो गांव का था, जिसका कि बेटा उस बाघ द्वारा मारा गया था, वह शमशान से आता है। और आने के बाद वह बताता है, सब लोग जो वहाँ एकत्रित थे उनसे यह चर्चा करता है कि वह बाघ नहीं है, क्योंकि मैं अपने बेटे के पास ही उस रात सोया था और मैंने देखा कि वह कोई बुरी आत्मा है। तो उसमें जो वहाँ लोग एकत्रित थे, उन्होंने यह दिमाग लगाया कि नहीं हो सकता है कि इसका बेटा मरा है, उसकी वजह से ये काफ़ी परेशान हो गया है। लेकिन जब बार बार इस तरीके का वो कहने लगा तो वहाँ जो और लोग एकत्रित थे, सबके अंदर जो है मन में एक शक पैदा होने लगा। उसने कहा कि यह हमारे और आपके बीच किसी मनुष्य के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो इस चीज़ पर चर्चाएं होने लगी। तो वहाँ एक बगल में एक साधु की झोपड़ी थी और फिर उसी में से एक व्यक्ति ने बताया कि यह साधु जो है रात को निकलता है और फिर आकर सुबह अपने झोपड़ी में बाहर ये अपनी चारपाई जो है फैलाकर दिन भर सोता है। और जिस दिन एक घटना हुई थी उस दिन भी साधु गायब था और उसके दूसरे दिन हम लोगों ने देखा कि यह चारपाई फैलाकर धूप में आराम कर रहा है। तो हो सकता है यह साधु ही क्यों न कर रहा हो। अब जब साधु के ऊपर लोगों ने शक जाहिर करना चाहा तो वहाँ जो और भी संभ्रांत लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से किसी के ऊपर शक करना उचित नहीं होता है, प्रमाण होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि मिलकर इस साधु के ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं और उसके लिए पंचायत में तय हुआ कि 3 पार्टियां बनाई जाए और 3 पार्टियों का उसमें संख्या निश्चित की गई कि एक पार्टी में कितने लोग रहेंगे, कब से कब एक पार्टी, दूसरी पार्टी कब, इसके बाद तीसरी पार्टी कब पहरा देगी। जब ये सब तय हो गया तो उसमें यह तय हुआ कि जब एक हत्या उस समय होती थी तो उसके एक निश्चित अंतराल के बाद दूसरी हत्या हो जाती थी। तो ये तय हुआ कि अब दूसरी हत्या जब होगी तो उस दिन पहरा थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी जो थे वो तीसरे
पार्टी में थे। तो जब दो पार्टियों का पहरा समाप्त हो गया, तो जब मेरे पिताजी की पार्टी का पहरा का समय आया, तो उस समय जो उनकी पार्टी में लोग थे, जब वहाँ साधु की झोपड़ी के पास दूर बैठकर उसकी निगरानी कर रहे थे, तो साहब मेरे पिताजी ने बताया कि साधु तकरीबन रात के 12 से 1 बजे के बीच जो है अपनी झोपड़ी से निकला, और निकलने के बाद जंगल की तरफ गया। और जंगल की तरफ जब गया तो थोड़ी देर बाद जो है एक जोरदार चीख हुई, और इसके बाद फिर शांति हो गई। साहब मेरे पिताजी ने बताया कि उस रात हम लोग एकटक उस झोपड़ी में उसके दरवाजे पर निगाह टिका कर बैठे रहे, और सुबह भोर में तकरीबन 4 से 5 के बीच वह साधु जब लौट कर आता है तो उसके मुंह और हाथ पूरे खून से सने हुए थे। और जैसे ही वह अपनी झोपड़ी में जाता है, हमारे पिताजी की जो टीम थी पहुंचकर बाहर से उसकी सांकल को बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद घास के बड़े बड़े गट्ठर लाकर उसकी झोपड़ी के पास रखकर उसमें जो है आग लगा देते हैं, और सुबह सूर्योदय होने तक उसकी झोपड़ी और साधु जलकर उसमें राख हो जाता है। तो साहब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरे पिताजी के समय यह तरकीब अपनाया गया था, तो मेरे भी समय में अपनाया जाएगा, तभी जाकर जो है यहाँ के लोगों को इससे निजात मिल पाएगा। और फिर उस आदमी ने जिम कॉर्बेट से पूछा कि आप मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी कोई भेड़ या बकरी आपको बेचूंगा, तो ठीक है, पहले एक सिगरेट आप और मुझे पिलाइए। तो जिम कॉर्बेट ने फिर एक सिगरेट उसको दिया। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर मेरे इतने बताने के बाद आप नहीं मान रहे हैं, तो मैं आपको एक भेड़ उधार दे सकता हूँ। और उधार देने का मतलब यह है कि आप ले जाइए, मेरे समझाने पर अगर नहीं मान रहे हैं आप, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर ये मारी जाती है तो आप हमको उसका मुआवजा दे देंगे, और नहीं मारी जाती है तो फिर आपसे मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, आप मुझे वापस कर दीजिएगा। तो कॉर्बेट ने बताया कि मैं फिर वहाँ से वापस आ गया, और शाम को मैं उस अपने मित्र भेड़ वाले के पास में पहुंचा, और पहुंचने के बाद मैंने, चूंकि उसने वादा किया था कि एक भेड़ आपको उधार के रूप में दूंगा, तो मैं जब वहाँ पहुंचता हूँ तो मैंने उस भेड़ों में से एक मोटी ताजी भेड़ चुनी, वह इसलिए कि ताकि 2 दिन के लिए उस नरभक्षी के भोजन का प्रबंध हो सके, और उस बीच में कोई उपाय सोच सकूं, या उसको शूट करने के लिए मैं कहीं मचान पर बैठ सकूं। तो एक भेड़ जब वहाँ से ये जिम कॉर्बेट लेते हैं, और फिर उसको उसी रास्ते पर बांधते हैं जहाँ पहले दिन जब ये सुबह के समय जब ये जा रहे थे, तो जहाँ से बाघ जंगल की तरफ गया था, उसी रास्ते में उसको बांध देते हैं। और बांधने के बाद फिर ये अपने निरीक्षण भवन में चले जाते हैं, और रात्रि विश्राम करते हैं। और रात्रि विश्राम करने के बाद फिर जब ये सुबह उठते हैं, और जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, तो घर का दरवाज़ा खोलने के बाद जब ये बाहर फिर बरामदे में आते हैं, तो फिर इन्होंने देखा कि बाघ के ताज़ा पगमार्क इनके बरामदे में पड़े हुए थे, और उन्होंने देखा कि वह गुलाब राय की तरफ से उसके पग चिन्ह आ रहे थे। और जिम कॉर्बेट को पक्का विश्वास हो गया कि वह यहाँ मानव गोश्त की तलाश में आया था, लेकिन जब नहीं मिला तो हाजिरी लगाकर यहाँ से वापस चला गया। और जिम कॉर्बेट जब उस भेड़ के पास पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने बांधा था उसको, तो वह मरी पड़ी थी, लेकिन उसने उसमें थोड़ा भी मांस नहीं खाया था। जिम कॉर्बेट को पूर्ण विश्वास हो गया कि बाघ भेड़ में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है, या कोई अन्य जानवर में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। अगर वह रुचि दिखा रहा है तो वह सिर्फ मानव गोश्त में दिखा रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अब इस एपिसोड का तीसरा भाग जो है, उस कहानी में हम आपको बताएंगे कि अब आगे जिम कॉर्बेट क्या योजना बनाते हैं
क्योंकि इसके आतंक के बारे में मैंने आपको आज बता दिया कि किस तरीके से खौफ था इसका। तो अब उस आतंक से निपटने के लिए, उस आदमखोर का निपटारा करने के लिए जिम कॉर्बेट क्या योजना बनाते हैं आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। लेकिन दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। लेकिन प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।